Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रकरण प्रारंभ किए हुए हैं, रिसोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं, उसी क्रम में हम देखते हैं कि इतिहास जानने के जो स्रोत है उसको मुख्यतः 3 भागों में हम लोग बांटे हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। इसमें साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम लोग साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में बांटे हैं, धार्मिक जो साहित्यिक स्रोत हैं और लौकिक साहित्यिक स्रोत। तो धार्मिक साहित्यिक स्रोतों की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। इस लेक्चर में हम लोग लौकिक साहित्यिक स्रोत की चर्चा करेंगे। जो लौकिक जो साहित्यिक स्रोत हैं, इसकी अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें हम भारतीय इतिहास जानने के भरपूर सामग्री हम पाते हैं। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख हम यदि करें तो अर्थशास्त्र का उल्लेख किया जा सकता है, जिसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो सुप्रसिद्ध राजनीतिक भी थे कौटिल्य, जिनका कहीं कहीं नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य इत्यादि मिलता है, ने की थी। और अर्थशास्त्र की रचना उन्होंने अन्य पुरुष के रूप में किया था, अर्थशास्त्र। तो यह एक महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ है, जिससे हमें बहुत सारे जो तत्कालीन परिस्थितियों से संबंधित जो विवरण है, जो साहित्यिक हो, राजनीतिक हो, इत्यादि विवरण हमें इस अर्थशास्त्र से मिलते हैं। देखते हैं कि मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए यह ग्रंथ प्रमुख स्रोत है। इससे चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का प्रचुर प्रकाश पड़ता है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें अनेक सिद्धांतों को 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी में कामंदक ने अपने नीति सार में संकलित किया है। इस संग्रह में 10वीं शताब्दी ईस्वी के राजस्व सिद्धांत तथा राजा के कर्तव्यों पर प्रकाश पड़ता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व का अगर हम कोई ग्रंथ है तो कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी है, और यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का कालक्रम अनुसार विवरण दिया गया है। कश्मीर की भांति गुजरात से भी अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिनमें सोमेश्वर कृत रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी में हम वर्णनों को देखते हैं। इसी तरह मेरुतुम कृत प्रबंधन चिंतामणि, राजशेखर कृत प्रबंध कोश आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें हमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास तथा उसके समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार सिंध तथा नेपाल से भी कई जो इतिवृत्तियाँ अर्थात क्रॉनिकल्स मिलते हैं, जिनसे वहाँ का इतिहास हम जान पाते हैं। सिंध की इतिवृत्तियों के आधार पर ही चचनामा नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत सुरक्षित है। फिर अगर हम देखें तो ये जो चचनामा है मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया है, कालांतर में इसका अनुवाद खूफी के द्वारा फारसी भाषा में किया गया। अरब आक्रमण के समय सिंध की दशा का अध्ययन करने के लिए यह प्रमुख ग्रंथ है। नेपाल की वंशावलियों में वहाँ के शासकों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, किंतु उनमें से अधिकांश अनैतिक हैं, अनैतिहासिक है, अनैतिक नहीं, अनैतिहासिक हैं। और ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभास, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पाणिनि तथा कात्यायन के व्याकरण ग्रंथों से मौर्यों के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक जो तत्कालिक स्थिति थी उस पर प्रकाश पड़ता है। गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथापि इसमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की सूचनाएं मिलती हैं। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि यवनों ने साकेत, पंचाल, मथुरा, कुसुमध्वज अर्थात पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है।
मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं मिलती हैं। कालिदास कृत मालिकाग्निमित्र नामक जो शुंगकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का विवरण जो नाटक है, मालिकाग्निमित्रम नाटक है कालिदास का, इससे शुंगकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का विवरण हमें देखने को मिलता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अगर हम देखें तो अश्वघोषकृत बुद्ध चरित, बाणभट्ट का हर्ष चरित, वाक्यपति का गौडवाहो, विल्हड़ का विक्रमांक देव चरित, जो पद्यगुप्त या पद्मगुप्त है उसका नौ साहसांक चरित, संध्याकर नंदी की रचना है रामचरित, हेमचंद की रचना है कुमारपाल चरित, इसे द्वाश्रय काव्य भी कहा जाता है। चाणक्य की पृथ्वीराज विजय आदि का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। बुद्ध चरित में गौतम बुद्ध हैं उनके चरित्र का विस्तृत वर्णन हुआ है। हर्ष चरित्र से सम्राट हर्षवर्धन के जीवन तथा तत्कालीन समाज एवं धर्म विषयक अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। गौडवाहो से कन्नौज नरेश यशोवर्मन के गौड़ नरेश के ऊपर लिखे गए आक्रमण एवं उसके वध का वर्णन है। अगर विक्रमांक देव चरित्र में देखें तो कल्याणी के चालुक्यवंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णित है। नौ साहसांक चरित्र में धारा नरेश मुंज तथा उसके भाई सिंधुराज के जीवन की घटनाओं का विवरण है। रामचरित में बंगाल के पाल वंश का जो शासक है उसका और उसके शासनकाल के शासन, धर्म या तत्कालीन समाज का ज्ञान होता है। कुमारपाल चरित में चालुक्य शासकों जय सिंह सिद्धराज तथा कुमारपाल का जीवन चरित्र मिलता है और उसके समय की घटनाओं का विवरण इसमें विद्यमान है। पृथ्वीराज विजय के से हम चाहमान राजवंश के इतिहास का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी जीवनियाँ हैं जिनमें हमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलती हैं। उत्तर भारत के समान दक्षिण भारत में भी अनेक तमिल ग्रंथ प्राप्त होते हैं जिनसे वहाँ के शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों का इतिहास और संस्कृति का ज्ञान होता है। तमिल देश का प्रारंभिक इतिहास जो हम संगम साहित्य से ज्ञात होता है। अगर अन्य ग्रंथों की चर्चा करें तो नंदी, ककलंबकम, कलिंग तुपर्णी, चोल चरित आदि के अध्ययन से सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव और चोल वंश के इतिहास और उनकी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। कलिंग तुपर्णी में चोल सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम की कलिंग विजय का विवरण सुरक्षित है। तमिल के अतिरिक्त कन्नड़ भाषा में लिखा गया साहित्य भी हमें उपलब्ध होता है। इसमें हम महाकवि पंप द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजयम तथा रणकृत गदा युद्ध विशेष महत्व के हैं। इनमें चालुक्य तथा राष्ट्रकूट वंशों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार हम जो लौकिक साहित्य है इसके अंतर्गत भी बहुत सारे ग्रंथों की चर्चा कर सकते हैं जिससे हमें ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त होता है। और इसी के साथ हम इस कक्षा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो इसी ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा करेंगे और इस तरह हम अपने कक्षा का विस्तार करते जाएंगे और इसको अध्ययन करके एक पूर्ण डायग्राम हम बनाएंगे जो कि आप लोग बना के हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।